Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the musculoskeletal system disorders. Today we are discuss on Port's spine और Port's disease. ठीक है, तो जैसा हमको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से होता है और मेनली हम ये जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होने वाली जो उसका सिस्टम कह सकें तो जो है लंग्स में होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसे अपन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया अगर बोन में है और बोन में भी सबसे ज़्यादा वो किस में अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को या वर्टिब्रा को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, पोर्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन और ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है वो क्या है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट। क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, यूजुअली ड्यू टू द हेमेटोजेनस स्प्रेड फ्रॉम द अदर साइड्स। तो यहाँ पर मेनली जो इसका होने का कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है। तो जैसे किसी इंडिविजुअल को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके ब्लड में, उसके लंग्स के अंदर क्या है, ट्यूबरकुलोई बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया जो है वहाँ से ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होकर के कहाँ आ रहा है, वर्टिब्रा में आ रहा है, वहाँ डिपॉजिट हो रहा है और वहाँ पर जो है इन्फेक्शन को क्रिएट कर रहा है। तो वो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोर्ट्स डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, पोर्ट्स डिजीज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड अर्थराइटिस। तो हम जो है पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन है, और यहाँ पर अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रल डिस्क है तो उसके अंदर जॉइंट भी है और इंडिविजुअल वर्टिब्रा भी होती है। ठीक है, तो दोनों के अंदर वहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है ऑस्टियोमाइलाइटिस का और अर्थराइटिस का। ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल वर्टिब्रा जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लोअर थोरेसिस एंड अपर लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पर कि पोर्ट डिजीज़ होती है या ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया जिसको अफेक्ट करता है, तो लोअर थोरेसिस रीजन को और अपर लंबर वर्टिब्रा को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, दो एरिया हैं स्पाइनल या वर्टिब्रल डिस्क के जहाँ पर कि बैक्टीरिया ज़्यादा डिपॉजिट होता है, अपना इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये बोन में ही अगर हम बात करें तो हिप और नी दो साइट और हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी साइट है वो स्पाइनल कॉर्ड या हम कह सकते हैं वर्टिब्रल डिस्क है। उसके बाद जो है हिप और नी जॉइंट जो है वहाँ पर भी ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ क्रिएट हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके जो अदर पॉसिबल इम्पेक्ट क्या हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर बोन के अंदर इन्फेक्शन है, बोन का डिस्ट्रक्शन होगा, बोन वीक होगी तो इजीली फ्रैक्चर होगा। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ वहाँ पर हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पैरालिसिस, ठीक है, या वीकनेस, क्योंकि वहाँ पर नर्व जो है इम्पेक्ट आएगा, नर्व कंप्रेशन होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर पैराप्लेजिया जो है, पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब या वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, तो ये सारी कंडीशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इंसिडेंस की अगर बात करें, इंसिडेंस मतलब कितने केसेस देखने को मिल सकते हैं, तो ऑल ओवर जो ग्लोबल है, ग्लोबल इंसिडेंस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस के सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं। हाईएस्ट जो केसेस ट्यूबरकुलोसिस के, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी नहीं, ओवरऑल जो है ट्यूबरकुलोसिस के केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी इंडिया जो है वो हाईएस्ट फर्स्ट नंबर पे आता है ट्यूबरकुलोसिस केसेस के मामले में, और लगभग 2.69 मिलियन केसेस जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के हैं, और उसमें से अबाउट 10% केसेस जो हैं वो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के या बोन ट्यूबरकुलोसिस के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम 10% निकालें 2.69 मिलियन का तो ये हो जाता है 2.6 लेक्स। ठीक है, तो अराउंड जो है लगभग 2 लाख जो है 60,000 लोगों को जो है स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, रिस्क फैक्टर की हम बात करें या आइटियोलॉजी हम देखें तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में जेंडर आ जाता है। जेंडर में मेल जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कंपेयर टू द फीमेल। तो रेशो क्या है, 2:1, यानी कि
जस्ट डबल रेशियो है मेल के अंदर, यानी कि अगर हम 100 के एस्पेक्ट में बात करें तो 100 मेल को अगर ये डिजीज़ होगी तो फीमेल में सिर्फ 50 फीमेल को ये डिजीज़ होगी, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन जिन लोगों की हैं जैसे HIV एड्स और दूसरे जिनमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है उन लोगों में होने के रिस्क ज़्यादा है। जिनको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है लंग्स के अंदर यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस उनको होने के रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट गैस्ट्रेक्टोमी, तो ऐसे सारे इंडिविजुअल जिनको गैस्ट्रेक्टोमी की सर्जरी हुई है, ठीक है, या पैप्टिक अल्सर डिजीज़ किसी को है, ड्रग एडिक्ट लोगों को, एल्कोहलिज्म जो है रेगुलर जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, माल नरिश्ड कंडीशन जो है जो प्रॉपर स्पेशली चिल्ड्रन में माल नरिश्ड कंडीशन देखने को मिल सकती है, केवाजियोकोर, ठीक है, क्वाशियोकर या फिर मेरस्मस, तो प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशंस हैं उनमें ज़्यादा जो है रिस्क फैक्टर हो जाती है डिजीज़ अक्रेंस होने के, ठीक है। नेक्स्ट लो सोशो इकोनॉमी स्टेटस, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन वहाँ पर मेंटेन नहीं होती है, जो प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने चाहिए, प्रिवेंशन रखने चाहिए वो नहीं रख पाते हैं ड्यू टू द लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन और लो एजुकेशन। तो ये सारी जो है लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी इसके अक्रेंस होने की रिस्क ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रूट्स, तो रूट्स में मोस्ट कॉमन हेमेटोजीनस। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है उसका जो रूट्स है वो रूट्स माना जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, बट ये ट्यूबरक्लोसिस है स्पाइन का, ठीक है, या वर्टिब्रा का है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को पहले से ही जो है कहीं पर इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, वो वहाँ से थ्रो द ब्लड या थ्रो द लिम्फेटिक सर्कुलेशन कहाँ पहुँचेगा, वर्टिब्रा तक पहुँचेगा, वहाँ डिपॉजिट होगा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा और वहाँ इन्फेक्शन को क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट इन्वेंशन बाय द इंजरी, अगर किसी को इंजरी लगती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो डायरेक्ट ओपनिंग बन सकती है, ओपन फ्रैक्चर होता है, हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्चर के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है। और ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, कोई भी अगर प्रोसीजर किया जाता है और उसमें अगर प्रॉपर जो है असेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कंटामिनेशन हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जो भी फेवरेबल कंडीशन है, उन सब की वजह से क्या होगा कि जो बेसिलाई है वो एंटर होगा इनटू द लिम्फेटिक और द ब्लड, यानी बॉडी के अंदर तो कहीं से भी एंटर हो सकता है, ड्रॉपलेट से हो सकता है कहीं से भी, बट मेन जो है इसके लिए वो कहाँ से एंटर होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में या ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँचेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट में पहुँचेगा। उनमें से एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट हो जाएगा वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। बेसिलाई रीच इन द थोरेकोलंबर स्पाइन, ठीक है, और कहाँ पहुँचेगा, थोरेकोलंबर रीजन में पहुँचेगा स्पाइन के, क्योंकि वहाँ पर सारी फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाती है, इसलिए वो जाकर के वहाँ पर डिपॉजिट होगा और वहाँ पर जाकर के क्या करेगा, अपना नंबर ऑफ काउंट जो है वो नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज करेगा, कहाँ पर, बिटवीन द कंटेंजियस एरिया ऑफ द टू एडजेसेंट वर्टिब्रल, ठीक है, यानी जो दो वर्टिब्रल डिस्क जहाँ पर जॉइंट होती है, ठीक है, तो उस एरिया के बीच में जाकर के अपना इन्फेक्शन क्रिएट करेगा इजीली, क्योंकि वहाँ पर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। नेक्स्ट, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग इन द इरोजन इन द मार्जिन ऑफ द दिस वर्टिब्रल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि सेम जो है यहाँ पर टिश्यू आकर के डिपॉजिट होंगे, WBC काउंट होगा, ठीक है, तो जो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसमें WBC काउंट है, जितनी भी हमारी प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ फाइट करके उनको ख़त्म करने का काम करती है, और इसी के कारण जो है इन्फ्लामेशन जो है होने लगता है, ठीक है, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल से या लिम्फोसाइटिक सेल से वो आकर के अटैक करेगी, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने की वजह से और जो न्यूट्रिशन पहुँचना चाहिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क को
वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। उस समय एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी जो है नहीं मिल सकता, हो सकता है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि जब सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से it leading to the disc degeneration and the complete destruction, it leading to the डिस्क डीजनरेशन एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्टिब्रल डिस्क है वो डिस्ट्रक्ट होने लगेगी और कंप्लीटली उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो अपने आप वीक हो जाएगी, वीकनिंग ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी लीड टू द कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रा। तो उसकी वजह से फिर जो है आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो वर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर जब वीकनेस आ जाएगी, उसके अंदर जो है वीकनिंग होगी तो फ्रैक्चर हो सकती है, हो सकता है कि उसका जो एक प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, वो चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से जो स्पाइनल कोड की डिफॉर्मिटीज़ है, या हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कोड स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सब कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। अब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स जो है यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स है। फर्स्ट पैरा डिस्कल, ठीक है। तो पैराडिस्कल्स इज द कॉन्टेजियस एरिया ऑफ 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है। यानी 2 पास की जो वर्टिब्रा होती है, उन दोनों पास की वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है, तो वो मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पर कि इजीली इन्फेक्शन क्रिएट होता है। दूसरा हो सकता है सेंट्रल यानी कि जो सिंगल वर्टिब्रा है वो अफेक्ट होती है इस टाइप में, यानी कि जॉइंट नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर सिंगल वर्टिब्रा के सेंटर से इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पर अपीयर होता है। नेक्स्ट एंटीरियर, इन दिस टाइप द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, यानी जो एंटीरियर पार्ट है वर्टिब्रल बॉडी का, जब उसमें इन्फेक्शन वहाँ पर अपीयर हो रहा है तो वो टाइप क्या कहलाएगा, एंटीरियर कहलाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर टाइप में कहाँ पर होगा कि जो इन्फेक्शन की साइट है वो पोस्टीरियर साइड से इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन जहाँ से जनरेट हो रहा है, जिस पर्टिकुलर साइट को इफेक्ट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 4 टाइप बताए गए हैं वर्टिब्रल ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है, या स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के। साइन एंड सिम्टम की बात करें हम तो स्टार्टिंग की कंडीशन में अराउंड 60 to 90% जो केसेज है उसमें असिम्टोमेटिक होता है, यानी अर्ली कंडीशन में कोई साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे पर्टिकुलर डिस्क के अलावा अगर स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। अबाउट द 40 to 50% केसेस जो होते हैं वो स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस में, उसमें से 40 to 50% केसेस जो हैं वो लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा के हैं, ठीक है। फॉलोड बाय द लंबर स्पाइन 35 to 45। तो मेन जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 50% अगर हम इसको काउंट करें और 40 इसको हम काउंट करें या 45 इसको काउंट करें तो यही 90 to 95 हो जाता है। अब रिमेनिंग 5 to 10% जो है वो अदर टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल फाइंडिंग और क्या हो सकती है, तो लोकलाइज टेंडरनेस, जो भी अफेक्टेड वर्टिब्रा होगी उसके सराउंडिंग में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, मसल्स स्पाज्म होगा, रेस्ट्रिक्ट स्पाइनल मोशन, क्योंकि वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन है तो मोमेंट पर आएंगे तो पेन होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए इंडिविजुअल जो है उसका रेस्ट्रिक्शन करेगा, पेन कम से कम मोबिलाइज कराएगा, कम से कम मोशन कराएगा, ठीक है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट लाइक द जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो कम हो जाएंगे, वीकनेस होगी, पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैक पेन जो है वो अर्लीस्ट और मोस्ट कॉमन साइन माना जाता है इसके लिए, स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्योंकि मेन जो है जब इफेक्ट होगी, डिस्ट्रक्शन होगा टिश्यू के अंदर तो वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल साइन की बात करें तो अराउंड 50% एबनॉर्मलिटीज़ में जो है न्यूरोलॉजिकल केसेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जितने केसेस होते हैं उनमें से 50% केसेस में जो है वो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, क्योंकि वर्टिब्रा में जो है स्पाइनल कोड आ रही है और स्पाइनल कोड के अंदर जो इन्फेक्शन आएगा तो उसकी वजह से जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो पैराप्लाजिया या इम्पेयर्ड सेंसेशन, नर्व रूट पेन और क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। अब क्वाडा इक्विना सिंड्रोम क्या है कि जहाँ पर
जो है हमारी कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड लोअर बैक में आ जाती है वर्टिब्रा के नीचे तक, तो वो रीज़न जो है यहाँ पर क्वाड्रा इक्विना कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर क्योंकि इसको कंप्रेस कर रही है वर्टिब्रा इन्फेक्शन होने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे लोअर बैक पेन जो होगा इंडिविजुअल को, सीवियर लोअर बैक पेन होगा। ठीक है, तो और जो फंक्शन है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन वो डेफिशिएट होने लगेंगे, तो ये जो कंडीशन सिंड्रोम की कंडीशन मिल जाती है जिसे क्वाड्रा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़। स्पाइनल डिफॉर्मिटी जब स्पाइनल कॉर्ड का जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे थोरेसिक काइफोसिस की कंडीशन। काइफोसिस यानी कि क्या है, एबनॉर्मल कर्वेचर है, एक्सेसिव कॉन्वेक्स कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ठीक है, तो थोरेसिक रीजन में जो है कर्वेचर वो थोड़ा सा, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि तिरछापन आना। ठीक है, जो थोरेसिक रीजन है वहाँ से जो जैसे कि एक नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, तो ये थोड़ा सा इसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कर्वेचर आना यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कुब्बर निकल जाना। ठीक है, तो वो कंडीशन जो है यहाँ काइफोसिस की हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल सिंड्रोम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिंड्रोम यानी कि जो दूसरे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं, दूसरी में भी, जैसे फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, मेलिस। ठीक है, जनरल वीकनेस, ये सब। सर्वाइकल स्पाइनल टीवी अगर है तो सर्वाइकल स्पाइनल रीजन में जो है पेन होगा, स्टिफनेस होगी, और उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो रेंजिंग फ्रॉम द सिंगल नर्व पाल्सी, यानी कि एक सिंगल नर्व पाल्सी से लेकर हेमीपैरेसिस और क्वाड्रिप्लेजिया तक हो सकता है। हेमीपैरेसिस यानी कि वन साइड बॉडी का वीकनेस होना हेमीपैरेसिस कहलाता है, और क्वाड्रिप्लेजिया यानी कि ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं, चारों एक्सट्रीमिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, उनका पैरालिसिस होना, वीकनेस होना, वो क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। ठीक है, तो ये सर्वाइकल स्पाइनल का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस वो सर्वाइकल स्पाइन को इफेक्ट करती है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। प्रेजेंटेशन इन द पीपल इन्फेक्टेड विथ HIV, क्योंकि HIV के जो पेशेंट होते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है अपने आप। अबाउट 30 to 40% जो पेशेंट देखने को मिलते हैं वो HIV के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए इन्फेक्शन ईजी लिया जाएगा। तो उनके अंदर जो है यहाँ पर एब्सेस होने की रिस्क बढ़ जाती है। एब्सेस फॉर्मेशन यानी कि कहीं पर भी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है, पस फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, उस कैविटी बनने को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, तो HIV क्योंकि वहाँ पर इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, इसलिए एब्सेस फॉर्मेशन की रिस्क HIV पेशेंट में बढ़ जाती है। उसके अलावा दूसरे सिम्टम फीवर, बैक पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाए। और अर्ली डायग्नोसिस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया जाए, और क्योंकि असिम्टोमेटिक है इसलिए इसको अर्ली डायग्नोस करना भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर लो बैक पेन है तो उस कंडीशन में जो है तुरंत एक्सरे वगैरह करवा करके देखना चाहिए। और उसके अलावा जो है स्किन ट्यूबरक्लोसिस की जो एक अगर कहीं भी डाउटफुल लगता है तो स्किन ट्यूबरक्लोसिस का जो एक टेस्ट है उससे बिल्कुल कंफर्म किया जा सकता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं पेशेंट में। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को पहले पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो उसके बाद ही जो है उसका इन्फेक्शन स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस तक पहुँचे। किसी को डायरेक्ट बोन ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन करना ज़रूरी है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। बैक पेन है या बैक में जो है कितना, अगर उसके स्ट्रक्चरल में, कर्वेचर में किसी भी तरह का चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पेन है और इमोबिलिटी हो रही है, मोबिलाइज कराने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को, लॉस ऑफ सेंसेशन है, कहीं भी वीकनेस या पैरालिसिस की कंडीशन है, तो ये सब हमको फिजिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, ताकि पता चले ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन तो नहीं है। अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो
ESR जो है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो वो भी इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की कंडीशन में। और ये सीवियर इन्फेक्शन है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ESR जो है बहुत बढ़ा हुआ आता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन डेवलप्ड हो रहा है। नेक्स्ट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आपको पता है मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है। बिल्कुल जो स्मॉल अमाउंट में प्योरीफाइड प्रोटीन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं इंट्राडर्मल रूट से, और उनका फिर 48 to 72 आवर्स तक उनको देखा जाता है। अगर किसी भी तरह की जहाँ पर इंजेक्ट किया गया उस साइड के सराउंडिंग में किसी भी जगह जो है अगर जैसे इंजेक्ट किया गया है तो उसकी सराउंडिंग में जो है देखा जाता है, एक मार्किंग कर दी जाती है। यहाँ पर अगर किसी भी तरह की जो है इस तरह के रेडनेस यहाँ पर है, इचिंग है, स्वेलिंग है, तो ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि ये इन्फेक्शन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव टेस्ट ये बता सकता है। अगर ये 10 to 50 mm से ज़्यादा जो है, तो अगर 10 mm से कम माना जाता है तो वो नेगेटिव टेस्ट काउंट होगा, और 15 mm से ज़्यादा है तो उसको फिर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम जब ट्यूबरकुलोसिस हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको लिखवाया हुआ भी है, तो आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की, तो एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ठीक है, ये सब करवाए जाते हैं। और बोन बायोप्सी इसमें नहीं आएगा, ये अलग से है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए रेडियोलॉजिकल, ठीक है। तो रेडियोलॉजी में एक्सरे, CT स्कैन एंड MRI ये तीनों आते हैं। तो ये क्यों करवाए जाएंगे, ताकि कोई भी डिस्ट्रिक्शन है अगर एंटीरियर पोर्शन में या पोस्टीरियर पोर्शन में, किसी भी, हमने 4 टाइप पढ़े हैं, तो किसी भी साइट अगर वर्टिब्रल बॉडी में जो है वो डिस्ट्रिक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अगर इंटीरियर वेजिंग वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, जो वर्टिब्रल बॉडी है वो कोलैप्स कर रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर जो है CT स्कैन, MRI कराए जाते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा जो वर्टिब्रल एंड प्लेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस यानी पोरस फॉर्मेशन हो रहा है वर्टिब्रल और प्लेट के अंदर, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। एंटीवर्टिब्रल डिस्क जो है अगर वो श्रिंक हो रही है यहाँ पर या वो डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वर्टिब्रल बॉडीज़ जो हैं उनका डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है वो पता लगता है। बोन लीजन में अगर बोन लीजन जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है या क्रोनिक है, सीवियर है, कितना ज़्यादा जो है बोन लीजन हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से कंटिन्यूस लीजन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल कोड इफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, कितनी ज़्यादा जो है स्पाइनल कोड इफेक्ट हुई है, तो ये सब जो है डिटेल एग्जामिनेशन CT स्कैन और MRI की हेल्प से पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें एक बोन बायोप्सी करवाई जाती है। तो बोन बायोप्सी इसलिए करवाई जाती है क्योंकि जो बोन का डिसेक्शन है वो किसी और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, बोन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से या कोई स्पाइनल कोड डिजीज़ होती है तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कि ये जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही हुआ है या ये कैंसर की वजह से हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट कोज क्या है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन तो कैंसर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो। तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर बोन बायोप्सी की जाती है, यानी कि बोन का एक स्मॉल पार्टिकल लेकर के उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट की हमने डायग्नोस्टिक तक हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट यही सब है, और फिजिकल सिम्टम जो होते हैं वो जो है मिलाए जाते हैं पेशेंट के कि क्या क्या उसको, अगर कर्वेचर में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा इस एक्सरे, CT स्कैन, MRI इन सब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आपको पता है जो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स होती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, वो ही यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो सेम ही है जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था, डोट्स का ट्रीटमेंट वो यहाँ पर भी दिया जाएगा। ड्रग्स की हम बात करें तो प्राइमरी जो है ट्रीटमेंट में रिफाम्पसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल ये ड्रग इन्वॉल्व की जाती हैं,
ठीक है। इनका जो डोज है वो 10 mg पर kg या मैक्सिमम रिफाप्सिन जो है वो 600 mg तक दिया जाता है। आइसोनियाजिड जो है वो 300 mg तक दिया जा सकता है। पायराजिनामाइड जो 1000 mg तक दिया जा सकता है। और इथाम्ब्यूटोल भी लगभग 750 to 1000 mg तक दिया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है बॉडी वेट क्या है एक इंडिविजुअल का। नेक्स्ट हम बात करें, बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लगभग 4 to 6 वीक तक जो है, जब तक पेन या स्पाज्म आफ्टर एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग थेरेपी इंडिविजुअल का पेन या स्पाज्म ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उसको बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट बाय एप्लीकेशन ऑफ नाइट और टेलर ब्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेस जो है वो लगाना ज़रूरी है। ये डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेस किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो ये कंटिन्यू पहनना ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा, डिस्क जो है वो वीक हो रही है और उसके डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इसको ब्रेस को पहनता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन वो सब अवॉइड किए जा सकते हैं और एक सपोर्ट मिल जाता है वर्टिब्रल डिस्क को। इसके अलावा जो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, जो एबनॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन के, वो भी यहाँ पर होने को प्रिवेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। इसको कंटिन्यू जिन भी पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है पहनने को, तो वो इसको कंटिन्यू पहन के रखें। ये हमको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशन। हाई प्रोटीन डाइट जो है वो एडवाइस की जाती है ताकि फास्ट रिकवरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोथेरेपी जो है वो ज़रूरी है पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट को पता रहे कि उसको किस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से अपने बॉडी का जो अलाइनमेंट उसको मेंटेन करना है, किन बॉडी पोस्चर को उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन। उसके अलावा यहाँ पर पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ये सब उसको अवॉइड करने हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको अडॉप्ट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और जो है पेन को कंट्रोल करने के लिए वो योगा, मेडिटेशन, डाइवर्शनल थेरेपी ये सब यूज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रेनेज ऑफ एब्सेस इफ़ प्रेजेंट। अब अगर एब्सेस की कंडीशन बन रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में उस पस को रेगुलरली ड्रेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए जो है सर्जिकल ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है, ताकि वहाँ से कंटिन्यू जो है वो ड्रेन हो सके, या कोई भी सर्जरी जो है वहाँ पर परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसका जो इंडिकेशन है कि कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट कंडीशन है, जैसे एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन की कंडीशन है, या पैराफेरेसिस की कंडीशन है, और पैराप्लाजिया की कंडीशन है, तो या हेमीप्लाजिया की कंडीशन है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि इंडिविजुअल को सर्जरी की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से जो है सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर पैराफेरेसिस और पैराप्लेजिया दोनों लगभग सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह है कि पैरापेरेसिस जो है जस्ट वीकनेस यानी पार्शियल पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, वो पैरापेरेसिस कहलाता है। और पेरीप्लाजिया जो है यानी कि एक तरह से कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब जो है वो पैराप्लाजिया कहलाता है। ठीक है, दोनों जो टर्म है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या लोअर बॉडी रीजन जो है बिलो द नेक, उसकी वीकनेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्पाइनल डिफॉर्मिटी विथ इनस्टेबिलिटी और पेन। ठीक है, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी जहाँ पर है और कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट से या दूसरे जो भी इंटरवेंशन है उनसे रिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर सर्जरी रिक्वायर्ड हो जाती है, क्योंकि हो सकता है पेन वो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट नो रिस्पॉन्स टू द मेडिकल थेरेपी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, और अगर किसी को काइफोसिस, लॉर्डोसिस ये सब कंडीशन बन रही है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ सब पे सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्जरी जो है वहाँ करते वक्त निडल बायोप्सी जो है यानी कि एक सैंपल भी ले लिया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या एग्जैक्टली जो है वो क्या वजह से जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, सर्जरी जो है यहाँ पर सर्जिकल डिकम्प्रेशन किया जाता है मेनली, उसके लिए लेमिनेक्टोमी की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर
एंडोस्कोपिक लंबर डिसेक्टोमी की जा सकती है, एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी एंड फ्यूज़न किया जा सकता है। तो ये तीनों सर्जरी के वीडियो जो है मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिजन दे करके जहाँ पर भी एबनॉर्मली एक बोन जो है यानी कि वर्टिब्रा जो है वो क्या करेगी, जैसे कि हमको पता है कि ये वर्टिब्रल डिस्क होती है, तो इसके बीच में यहाँ पर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने की वजह से ये क्या है कि इसको जा कर के क्या करने लगेगी, प्रेशर करने लगेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जो एबनॉर्मल बोन है उसका एनरालमेंट होने की वजह से या डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो ये कंप्रेस कर रही है, इसको क्या कर दिया जाएगा, एबनॉर्मल वर्टिब्रा को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। निकालने के लिए जो है यहाँ पर सर्जिकल डीकम्प्रेशन बोलते हैं उस सर्जरी को, और उसके टाइप्स हैं लेमिनेक्टोमी, एंडोस्कोपिक लंबर डिसेक्टोमी या एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी एंड फ्यूज़न। तो जो मैंने वीडियो आपको भेजे हैं वो आप उनको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्जरी किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उनका पर्पस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर नर्सिंग असिस्मेंट में सबसे पहले असिस्मेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले परफॉर्म कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन, ताकि जब हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं तभी हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या क्या जो है हमारी नीड्स है, किन किन नर्सिंग केयर की हम उसको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट का जो है पेन कितना ज़्यादा है, पेन का लोकेशन, सीवियरिटी क्या है, पेन के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिटेल में हम यहाँ पर उनका असेसमेंट करते हैं। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कितनी कर पा रहा है पेशेंट, कितना नहीं कर पा रहा है, क्या क्या उसको एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है ना। एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट करने ROM एक्सरसाइज और ये सब परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, अगर तो ये सब हमको असेसमेंट करना है। पेशेंट की नॉलेज क्या है उसकी डिजीज़ के रिगार्डिंग, वो हमको असेस करना है। असिस्ट फॉर एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द स्पाइन, तो अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस है जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस की कंडीशन बन रही है तो वो भी हमको यहाँ पर असेसमेंट में वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, तो वाइटल साइंस जो है वो भी हम असिस कर सकते हैं, ठीक है। ताकि फीवर अगर है तो वो इन्फेक्शन का साइन है कि एक इंडिविजुअल को अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से कंटिन्यूस उसको फीवर रहेगा और दूसरे वाइटल साइंस भी उसके अल्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल चेंज, जैसे वीकनेस ऑफ द लोअर लिम या वन साइड बॉडी का पैरालिसिस है या लोअर लिम का पैरालिसिस है, ठीक है। सेंसेशन का लॉस हो रहा है कहीं पर भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, या तो वो सब का सब यहाँ पर हमको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो यहाँ पर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव 2 टाइप्स से जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी, क्योंकि ऑपरेटिव प्रोसीजर भी किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम प्री ऑपरेटिव की बात करें तो एक्यूट और क्रोनिक पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, बोन डिस्ट्रक्शन एंड नर्व कंप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक पेन की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। दोनों या तो एक्यूट कंडीशन है तो एक्यूट पेन होगा, क्रोनिक यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी टाइम से उसको डिजीज़ हो रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्रोनिक पेन होगा। तो दोनों ही हो सकते हैं, एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। बट यहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, बोन डिस्ट्रक्शन या नर्व कंप्रेशन की वजह से ही पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। तो पेन के लिए यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा कि टू रिलीव द पेन एंड टू प्रमोट द कंफर्ट, ये गोल हो जाएगा। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन में सबसे पहले जो है असेसमेंट किया जाता है पेन का। उसके अलावा पेशेंट को जो है फिर डाइवर्शनल थेरेपी दी जा सकती है, ताकि वो अपने पेन का कंसंट्रेशन वहाँ से डाइवर्ट करें, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर पेशेंट को जो भी एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है, ओपोइड या NSAID जो भी प्रिस्क्राइब की गई है वो यहाँ पर एडमिनिस्टर करना होता है। उसके अलावा हम यहाँ पर जो है स्प्रे, ऑइंटमेंट ये सब भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो है पेशेंट को एडिक्वेट जो है रेस्ट प्रोवाइड किया जाए, और उसके अलावा जो एडिक्वेट मेट्रेस है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक इंडिविजुअल प्रॉपरली जो है रेस्ट कर सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले और उसका पेन लेवल कम हो, ठीक है। डाइवर्शनल थेरेपी, योगा, मेडिटेशन ये सब भी काफ़ी
हेल्पफुल होते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो पेशेंट को इनक्रेज करना चाहिए ताकि वो सब जो है रेगुलर बेस पे जो है योगा, मेडिटेशन, इन सब का यूज़ करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन है तो वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर नर्सिंग गोल हो जाएगा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज। अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो सबसे पहला इंटरवेंशन रेगुलर चेकिंग ऑफ द टेम्परेचर बाय द थर्मामीटर। सेकंड जो है पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग, फ्रिक्वेंटली कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड कराना। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है पेशेंट की वो चेंज करना, उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराना। पेशेंट को सजेस्ट करना कि जो है वो क्लोथिंग जो है उसकी अप्रोप्रिएट रहे, फीवर के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अप्रोप्रिएट जो है यहाँ पर हमको क्लोथिंग भी प्रोवाइड करवानी है। उसके अलावा पेशेंट को जो है हम जो आर्टिफिशियल कूलिंग मेथड्स हैं जैसे एसी, कूलर, ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब हम पेशेंट को, कोल्ड ड्रिंक का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको कोको कोला, पेप्सी पिला रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक का मतलब है कि हम उसको कोई भी ठंडा पानी भी अगर पिला रहे हैं तो वो उसके लिए कुछ भी हम उसको ठंडा पीने के लिए देते हैं। तो ये सब इंटरवेंशन जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बाकी कोल्ड स्पंजिंग पेस्ट है और एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो दी जाती है। नेक्स्ट, fear and anxiety related to chronic pain, difficulty in movement and the डिजीज़ कंडीशन और सर्जिकल इंटरवेंशन। तो एक इंडिविजुअल को फियर एंड एनजाइटी के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है पेन की वजह से हो सकता है कि वो मूवमेंट नहीं करा पा रहा है, मूवमेंट कराते वक्त पेन हो रहा है, या उसकी वजह से मूवमेंट जो इसकी लिमिटेड हो रही है उसकी वजह से फियर एनजाइटी हो। ठीक है, डिजीज़ की कंडीशन की वजह से, या सर्जिकल जो उसको अगर सर्जरी बता दी है पेशेंट ने तो सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से फियर एनजाइटी हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर गोल होगा टू मिनिमाइज द फियर एंड एनजाइटी एंड टू प्रमोट द कंफर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, पेशेंट को एनकरेज करना ताकि उसका वो रीज़न बताए कि उसका फियर और एंजाइटी का रीज़न क्या है। जो भी पॉसिबल हो सके उसका फियर एंजाइटी को कम करने के लिए हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसको डिटेल में उसके जो भी डाउट है उनके आंसर करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, अपनी फीलिंग को हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा पेशेंट को एक प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर द एडिक्वेट रेस्ट और मेंटेन ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट सराउंडिंग द पेशेंट। ठीक है, कोई भी नेगेटिव बात पेशेंट के सराउंडिंग में नहीं करनी है। ऑलवेज मेंटेन ए पॉजिटिव सराउंडिंग, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट सराउंडिंग द पेशेंट इफ़ पॉसिबल। सबसे अच्छा जो है अगर पेशेंट सर्जरी के रिगार्डिंग उसको एंजाइटी है तो सबसे अच्छा इंटरवेंशन क्या होगा, अरेंज ए मीटिंग with the patient who had same surgery and successfully recovered। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट अगर वार्ड में है जिसको सेम सर्जरी हुई है, यानी उसको स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेशन की सर्जरी हुई है, वो वार्ड में अवेलेबल है और वो सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है उस सर्जरी के बाद। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट अगर है जिसको 2 से 4 दिन पहले इस तरह की सर्जरी हुई है तो उससे पेशेंट को मिलवा दो तो सबसे अच्छा होगा। तो उसके ये सबसे अच्छा इंटरवेंशन होगा जिससे कि पेशेंट की फियर और एंजाइटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें इम्पेयर्ड फिजिकल मूवमेंट रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, बोन डिस्ट्रक्शन एंड द नर्व कंप्रेशन एंड द नर्व पैरालिसिस। तो ये पैरालिसिस की वजह से या जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है, सीवियर पेन होता है एक इंडिविजुअल को, बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सब करने की वजह से, इन सब कारणों की वजह से क्या होगा कि पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो गोल क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू इम्प्रूव द फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, विद द सेफ्टी। इंटरवेंशन की हम बात करें तो इंटरवेंशन क्या किया जाएगा यहाँ पर, सबसे पहला इंटरवेंशन जो किया जाएगा कि पेशेंट का असिस द लेवल ऑफ पेन, असिस द लेवल ऑफ मोबिलिटी एंड असिस द लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये सब जो है सबसे पहले असेसमेंट किया जाएगा कि बॉडी पार्ट कितना काम कर रहा है। ठीक है, उसकी मोबिलिटी कितनी ज़्यादा है, रेंज ऑफ मोशन कितना ज़्यादा है, कितना उसको अफेक्टेड हो रहा है, कहाँ पर उसको पेन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है कि पेन ज़्यादा होने की वजह से वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकंड जो है यहाँ पर प्रोवाइड द एनालिसिस मेडिसिन। थर्ड, प्रोवाइड द फिजियोथेरेपी एंड द एक्सरसाइज, जो भी अप्रोप्रिएट
फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो वो जो है पेशेंट को उसको साथ देते हुए, क्योंकि हो सकता है कि वो अकेला ना कर पाए, तो उसको साथ देते हुए वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी है। उसके अलावा पेशेंट को जो है यहाँ पर किसी भी तरह का जो है मसाज और ये सब हमको अवॉइड करना है जब तक कि डॉक्टर उसके लिए पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन ना दे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इंटरवेंशन किए जाते हैं ताकि एक इंडिविजुअल की मोबिलिटी या फिजिकल मूवमेंट जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके। नेक्स्ट हम बात करें रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एक इंडिविजुअल हो सकता है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, तो इन्फेक्शन की वजह से अगर एब्सेस फॉर्म हो गया तो वो कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट कर सकता है। तो रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ जो हमारा नर्सिंग गोल हो जाएगा टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन। और इंटरवेंशन की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरवेंशन आता है फ्रिक्वेंटली असेसमेंट ऑफ द इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट का कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका रेगुलरली असेसमेंट करना। सेकंड जो है यहाँ पर प्रोवाइड ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एनकरेजमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट को एनकरेज करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ताकि वो पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली, नॉलेज जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा करके उनका नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्टिविटी कर सके और किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी हो तो उसको एज सून एज पॉसिबल वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर उस कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए रेगुलर जो है एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग दी जाती है, वेल न्यूट्रिशन, वेल लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, तो ये सब जो है इंटरवेंशन आ जाते हैं टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव की। अगर इंडिविजुअल को जो है सर्जरी के लिए सेलेक्ट किया गया है और उसकी सर्जरी होनी है तो फिर यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है। तो सर्जरी के बाद भी जो है पेन हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू द सर्जिकल इंटरवेंशन, तो सेम यहाँ पर पेन को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे थे वो यहाँ पर भी करेंगे। पेशेंट को जो है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड द एनाल्जेसिस मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, अदर देन द प्रोवाइड द कंफर्टेबल डिवाइस, कंफर्टेबल बेड, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन जो है यहाँ पर पेन से रिलेटेड हम कर सकते हैं। एनकरेज द पेशेंट फॉर द योगा, मेडिटेशन एंड द अदर डाइवर्शनल थेरेपी लाइक म्यूजिक थेरेपी, तो ये सब हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि पेशेंट का पेन वो मिनिमाइज किया जा सके। सेकंड यहाँ पर आ जाती है नर्सिंग डायग्नोसिस इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया और पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेस। तो एक इंडिविजुअल को जो है कई बार ऑपरेशन की वजह से जो है वो स्ट्रेस हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम है, तो उस कंडीशन में वो एनोरेक्सिया की कंडीशन हो जाती है, यानी कि उसका एपेटाइट जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो है प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कुछ टाइम तक पेशेंट को एमबीएम रहना होता है, तो इनकी वजह से उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अल्टर्ड हो जाता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट का बाउल साउंड असिस्ट करेंगे, कि जब उसका बाउल साउंड आ जाता है उसके बाद जो है पहले उसको वाटर देंगे, फिर लिक्विड डाइट दी जाती है, फिर सेमी सॉलिड डाइट दी जाती है और फिर उसकी फुल न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट जो है स्टार्ट की जाती है। अब यहाँ पर पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट और कैल्शियम रिच डाइट देना ज़रूरी है ताकि उसकी जो बोन के अंदर जो भी उसका रिमूवल हुआ है या जो भी उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है वो यहाँ पर इजीली रिकवर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू लो एजुकेशन, ठीक है। तो लो एजुकेशन की वजह से, यानी कि एजुकेशनल लेवल बहुत ही वीक होने की वजह से इंडिविजुअल जो है कुछ बातें नहीं समझ सकता, उसको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो सब कंडीशन में उसकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइडेड विद इन द लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट, ऐसी लैंग्वेज जो पेशेंट के बाद पेशेंट अंडरस्टैंड करता है, उसकी फैमिली अंडरस्टैंड करती है, वही लैंग्वेज में पेशेंट को जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। सेकंड इंटरवेंशन जो है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट एविएट, जो है एविएट हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है तो मोबाइल जो है वीडियो ऑडियो वीडियो ये सब यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात समझ में आए, ठीक है। और पेशेंट जो है घर जाने के बाद भी अपनी ठीक से देखभाल कर सके। अगर तो ये सारे इंटरवेंशन अगर प्रॉपरली किए जाएँ, पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस किया जाए तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। बट अगर कंडीशन इस तरह की है कि पेशेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, जो डॉक्टर की गाइडलाइन है उसको अवॉइड करता है, बैड हैबिट नहीं छोड़ता है, तो उस कंडीशन में उसको
कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, पैराप्लाजिया, साइनस फॉर्मेशन। तो एब्सेस जो है वहाँ से वो कैविटी बनाता हुआ जो बिल्कुल बाहर तक आ जाता है, जैसा कि हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस में डिस्कस किया था कि किस तरह से पस फॉर्मेशन होता है, बोन से होता हुआ वो बाहर तक आ जाता है, एक जो है नई कैविटी बना लेता है। उस नई कैविटी को हम क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ भी होगी। अगर एब्सेस डेवलप्ड होता है तो एब्सेस जो है वर्टिब्रल डिस्क से होता हुआ फिर बाहर जो है स्पाइनल को डैमेज करता हुआ, सराउंडिंग जो भी मसल्स टिश्यू हैं उनको डैमेज करता हुआ बिल्कुल बाहर स्किन तक पेनिट्रेट हो जाएगा, एक नई कैविटी बन जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, साइनस फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई है, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ठीक है, तो उस एसिड फास्ट बेसिलाई की वजह से ही जो है इन्फेक्शन डेवलप्ड होता है। मोस्ट कॉमन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिन पेशेंट को होती है तो उन्हीं को जो है ये एज ए सेकेंडरी डेवलपमेंट के तौर पर बोन ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। और बोन में भी जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होनी साइट है वो वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस तरह से जो है लगभग ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, प्रोस्थेसिस मैंने लास्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराया था। फिर भी अगर कुछ रिमेनिंग है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।